सो इस चैनल पे हम ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करने की। सो हाई ऑल, दिस धनवंत पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिस्कशन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब और क्या है उसका बेसिक फॉर्मूला जिसको यूज़ करके आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल लर्न इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बिफोर आई गेट इनटू दिस, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपके सब्सक्रिप्शन से हमको भी पता चलते रहेगा कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेसिक टर्म्स क्या क्या है ना, अगर आप मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो उसमें मैं ये बेसिक टर्म्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो अगर आप वो देख चुके हैं तो मैं यहाँ पे वही चीज़ें रिपीट करूँगा, लेकिन अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है अब तक सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो देख लें और यहाँ पे मैं इसका एक क्विक रिकैप वापस से आपको करवा दूँ। तो सबसे पहला टर्म जो आता है दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, मैंने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में आपको राम और श्याम का एक एग्जाम्पल देके बताया था कि किस तरीके से एक बंदे को दूसरे बंदे से पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसको अपना धंधा शुरू करना था, करेक्ट है क्या? तो जिसने दूसरे को पैसे दिए उसका भी फ़ायदा हुआ क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा वापस में मिला, और जिसको पैसा मिला उसका भी काम हो गया क्योंकि उसके पास इनिशियली सिर्फ पैसों की कमी थी, पैसे मिलते ही उसका काम भी बन गया। तो बेसिकली एक विन विन सिचुएशन के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो आता है पिक्चर में। तो जब कभी कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ अमाउंट एज ए लोन देता है और फिर दूसरा इंसान पहले इंसान को पैसा लौटाता है अलॉन्ग विथ सम एडिशनल अमाउंट फॉर यूजिंग हिज मनी फॉर फ्यू डेज, उस एडिशनल मनी को ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब जब मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करता हूँ तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इज बेसिकली द अमाउंट बोरोड और लेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो अगेन राम और श्याम वाले एग्जांपल पे अगर रिकॉल करो तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये सेम चीज़ बताई थी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है कि आपके बीच में जो लोन का ट्रांजैक्शन हुआ है ना, जितना अमाउंट एज ए लोन दिया गया, या तो दिया गया या लिया गया है ना, वॉट एवर सम ऑफ द अमाउंट बोरोड और लेंट, करेक्ट है? तो जितना मेजर अमाउंट है, जो अमाउंट एक्चुअल में एज ए लोन दिया गया है, उस अमाउंट को ही मैं क्या बोलूँगा? प्रिंसिपल अमाउंट बोलूँगा। सही है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से आगे बढ़ूँगा क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट में ऑलरेडी ये सारे टर्म्स देख चुके हैं। नेक्स्ट टर्म आता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? इंटरेस्ट इज़ बेसिकली द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब अगर मैंने आपसे कुछ पैसे लिए यूज़ करने के लिए और मैं आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद अगर वो पैसा लौटा रहा हूँ, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ? इसमें आपका फ़ायदा तो तभी होगा जब मैं आपको पैसे लौटाते टाइम कुछ पैसे एडिशनली दूँ। सही है, एंड इट मेक सेंस ऑल्सो। अगर मैंने आपके पैसे कुछ टाइम के लिए यूज़ किए हैं तो सेंस बनता है कि मैं पैसे लौटाते टाइम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दूँ। सही है। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के ही 2 तरीके होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी आप जाके सिंपल इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। सही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता है क्या? ध्यान से देखना। इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द प्रीवियस पीरियड। Now this definition would definitely be different from what we studied in simple interest. So simple interest में हमने देखा था कि एक कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, सही है, एक कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगा। जैसे मैंने अगर आपसे 100 रुपये लिए, अगर मैं आपको 5 साल बाद पैसे लौटाऊंगा तो 5 साल बाद में जब आपको पैसे लौटाऊंगा तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कुछ एक एडिशनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको कितना एडिशनल पैसा दूंगा उसके लिए हम एक रेट डिसाइड करेंगे। सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम डिसाइड करते हैं कि लेट्स से 10% अगर रेट डिसाइड हुआ कि हमारे बीच में कि 10% के रेट से मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, तो हर साल के लिए मुझे आपको 10% देना पड़ेगा। लेकिन वो 10% किसका होगा? वो 100 रुपये का ही होगा जो मैंने आपसे लिया। सही है। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहता है, या मैं कहूँ एक तरीके से कि जो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मैं सेम अमाउंट पे कर रहा हूँ। 10% हर साल 100 रुपये का ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हर साल जो मुझे इंटरेस्ट देना है वो सेम रहेगा। लेकिन जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो थिंग्स चेंज। सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा? मैंने आपसे 100 रुपये लिए, अगर हमारे बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिसाइड हुआ है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड हुआ है, तो पहले साल के बाद में मुझे आपको 10 रुपये देने, क्योंकि 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपये, तो मुझे आपको 10 रुपये देने हैं। लेकिन जब मैं दूसरे साल की बात करूँगा तो दूसरे साल में भी मुझे 10% देना है, लेकिन अब 100 रुपये का नहीं बल्कि 100
प्लस जो 10 रुपये पिछले बार के जमा हो चुके हैं वो। करेक्ट है क्या? तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही बढ़ता चले जाएगा और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब हर महीने प्रोग्रेसिवली इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी बढ़ते चले जाएगा। सही है? तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैंने आपसे 100 रुपये लिए, 100 रुपये के ऊपर अगर 10 रुपये का इंटरेस्ट लग गया तो अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 नहीं बल्कि 110 हो जाएगा। तो अगले साल के लिए जब मैं वापस से इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट करूँगा तो ये 10% ऑफ 100 नहीं होगा, ये 10% ऑफ 110 होगा, जो कि 11 रुपये हो जाएगा। और अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 110 से बढ़ के 11 रुपये बढ़ के 121 रुपये हो जाएगा। एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस तरीके से ये प्रोसेस बढ़ती चली जाएगी। हाउएवर सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये है तो 10% डालने के बाद में भी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये ही रहता था। फिर 10% इंटरेस्ट देने के बाद भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 100 रुपये ही रहता था। तो ये 10% का जो इंटरेस्ट है ये सिर्फ 10% 100 रुपये के ऊपर ही कैलकुलेट होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें बदल जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट पहले साल के लिए हुआ वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा और अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। सेम वे 2 साल बाद में 2 साल का जो भी इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा और अब उसके ऊपर नया तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। सो दिस गोज़ ऑन। और इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बनेगा। सही है? और ये ऑफकोर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते चले जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है ये ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया है, फाइनल अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। अब इसमें टर्म्स क्या है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। P क्या है? P इज़ नथिंग बट द प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमने पिछले साइड पे भी देखा और सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में भी देखा था। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने अमाउंट का लोन दिया गया है या लिया गया है। सही है? R क्या है? R इज़ बेसिकली द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने अग्री किया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, वो है R, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये T है, दिस विल रिप्रेजेंट कि मैंने आपसे लोन कितने साल के लिए लिया है या मैं कितने साल बाद आपको पैसे आपके लौटा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा T। तो इस तरीके से अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है, अगर आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने डिसाइड किया उसकी वैल्यू है और साथ ही साथ कितने साल के लिए इंटरेस्ट दिया गया है उसकी वैल्यू है, तो आप टोटली फाइनल अमाउंट जो है कितना आपको वापस करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने आपसे कुछ अमाउंट का पैसा लिया, आपने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, आपने मुझे ड्यूरेशन बता दी। अब जब मुझे आपको पैसे लौटाने, तो मैंने आपको कितने पैसे लौटाने चाहिए वो मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाउएवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है और जिसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक भी काफ़ी बार कर देते हैं वो ये कि यहाँ से ये फार्मूला यूज़ करके जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द फाइनल अमाउंट एंड नॉट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान देना इस बात पे, मैंने क्या बोला फिर से सुनना। जब मैंने आपसे कुछ अमाउंट लिया वो क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। जब मैं आपको पैसे लौटाऊंगा तो मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा। करेक्ट है क्या? तो ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के जो है ये बनता है मेरा फाइनल अमाउंट। करेक्ट है? और ये जो फाइनल अमाउंट बनेगा इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से मिलेगी। तो इस फॉर्मूले से मिलने वाली वैल्यू मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर फिर अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल में पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आप ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा, उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो कोई भी गिवन क्वेश्चन में, किसी भी गिवन सिनेरियो में आप फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, उसमें सारी वैल्यूज़ पुटअप करो, जो भी आपका फाइनल आंसर आया उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड दैट वे यू विल बी एबल टू फाइंड कि उस पर्टिकुलर गिवन ड्यूरेशन और उस पर्टिकुलर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ गिवन प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो टोटल बनेगा या आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सही है? सो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई थोड़ा सा वीडियो पीछे करना, फिर से देखना, पक्का समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली वाला सिस्टम। अब इसमें क्या होता है इसको ध्यान से समझना। काफ़ी बार क्या होता है, अभी तक जो मैंने आपको चीज़ बताई वो क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, लेकिन वो तब वैलिड है जब कभी आप कंपाउंडिंग ईयरली बेसिस पे कर रहे हो। अब सर कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या हुआ? कंपाउंडिंग का मीनिंग है कि जब कभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हुआ आपका, 1 साल का ड्यूरेशन हुआ, 1 साल में आपका जितना इंटरेस्ट है वो उठा के आपने वापस प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया और अब सेकेंड ईयर के लिए आपका वो टोटल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। सही है? फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट वापस से उसमें जोड़ा, फिर से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया और उसके ऊपर तीसरे साल में वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक साल के बाद में कंपाउंडिंग हो रही है ना।
तो कंपाउंडिंग इज़ बेसिकली दैट ड्यूरेशन कि कितने ड्यूरेशन के बाद में मैं इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ते चले जा रहा हूँ. नाउ दिस कंपाउंडिंग इज़ नॉट ऑलवेज एनुअली, इट कुड बी समटाइम्स हाफ ईयरली ऑल्सो, इट कुड बी समटाइम्स क्वार्टरली ऑल्सो. ऐसे केसेस में कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ. यहाँ पे ध्यान से सुनना. n क्या है? n इज़ नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हैपन्स पर ईयर. करेक्ट है. तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, हाफ ईयरली मतलब साल के आधे साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो साल में कितने बार होगी? 2 बार. तो हाफ ईयरली के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, है ना. एक क्वार्टर ऑफ द ईयर जो है 3 महीने, उसमें एक बार होगी कंपाउंडिंग. 3 महीने में एक बार होगी तो साल में कितनी होगी? तो जब कभी क्वार्टरली आपको मिला, आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. एंड द सेम वैल्यू ऑफ n उठा के आपको फॉर्मूले में लगा देना है. फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आया है? ध्यान से देखो. ये जो फॉर्मूला है ये अगेन सेम टू सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो रेट है, रेट को मुझे n से डिवाइड करना पड़ेगा और जो ड्यूरेशन है, जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स है, उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये सिर्फ मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि इसको याद कर लो, मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊँगा कि ये क्यों ऐसा होता है. ध्यान से सुनना इस बात को. लेट्स से मैंने आपको 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया. 10% क्या होता है? हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन से भी याद होगा कि इट इज़ ऑलवेज 10% पर एनम, है ना. PCPA के टर्म्स में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर मैं आपको 10% दे रहा हूँ, वो मैं आपको साल का 10% दे रहा हूँ ना. व्हाट इफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुई? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुई मतलब मैंने आधे साल के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया. अब आधे साल के लिए ही जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो आधे साल के लिए मैं 10% थोड़ी दूंगा, मैं आधे साल के लिए तो 5% दूंगा. सही है. तो इसका मतलब क्या है कि 10% इज़ फॉर 1 एंटायर ईयर. अगर हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहा है तो आपको आधा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा. अगर क्वार्टरली हो रहा है तो 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा. और अगर ईयरली हो रहा है तो पूरा का पूरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगाना पड़ेगा. एंड दैट इज़ द सेम रीज़न. यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने बोला हाफ ईयरली के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मैं रेट को क्या कर रहा हूँ? रेट को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, रेट को n से डिवाइड कर रहा हूँ. मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि साल में कितने बार कंपाउंडिंग हो रही है, उतने से रेट को डिवाइड करना पड़ेगा. अगर 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे बीच में अग्री हुआ है तो 10% इज़ फॉर 1 ईयर, तो हाफ ईयरली के लिए वो हो जाएगा 5% और क्वार्टरली के लिए वो हो जाएगा 2.5%. सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. सेम थिंग क्वार्टरली के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, n = 4 है, मतलब साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है. तो जब मैं पावर में t लिख रहा हूँ, t क्या है? t कितने ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग हो रही है. करेक्ट है. लेकिन अब एक साल में अगर 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो मुझे 4 से ईयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए मैं ड्यूरेशन को n से मल्टीप्लाई करता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट को n से डिवाइड करता हूँ. एंड दैट वे आई गेट दिस फाइनल फार्मूला कि जब कभी आपको ऐसे केसेस में फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना हो जहाँ हाफ ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रही हो, उन केसेस में आप ये फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे फार्मूला रिमेन्स द सेम, p × 1 + R/100 होल टू द पावर t. लेकिन बस एक डिफरेंस जो है वो ये कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको n से डिवाइड कर देना है और जो पावर में टाइम है उसको n से मल्टीप्लाई कर देना है. एंड दैट वे यू विल बी एबल टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर टोटल अमाउंट कितना बनेगा व्हेन कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे. सही है. सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी. आपको ये समझ में आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ईयरली बेसिस पे कंपाउंडिंग होगी तब कौन सा फार्मूला लगाना है, और जब क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंडिंग होगी तब कौन सा फार्मूला लगाना है. अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज़ गो अहेड, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से हमको ढेर सारा मोटिवेशन मिलते रहता है. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके कैसे हम पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो. आई विल सी यू अगेन देयर. टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय.